हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसका चैप्टर नंबर 21 चल रहा है, जिसका आज हम करेंगे पार्ट 2 जो है संसद फर्स्ट यानी कि लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार सिलेबस, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसमें हम जो नोट्स हैं गाइज वो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें कर चुके हैं और 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी अप्रॉक्स 66 क्वेश्चन बचे हैं जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पे है आपका सिलेबस, दोनों साइड देखते हुए चलेगा। तो हमने जो कंप्लीट कर लिया है 20, यहाँ कंप्लीट कर लिया है 21, यानी कि जो ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट है वो आपका चल रहा है और इसका एक पार्ट आ चुका है। इसका एक पार्ट हम आज करेंगे और उसको करेंगे कंप्लीट। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए फिर हम क्या करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमने कहाँ तक कर लिया। तो गाइस, ये है नोट्स जो हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम कुछ कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक, यानी कि कुछ यहाँ तक। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 21 से। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है किस राज्य की लोकसभा में जो आपका एससी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षण नहीं है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हमने देख ली यहाँ पे कि कहाँ पे आरक्षण है और कहाँ पे आरक्षण नहीं है। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़िएगा। ठीक है, इसमें है तो इसका आंसर जो है ना गाइस, देखिए अभी की हम बात करें प्रेजेंट की, तो कहाँ आरक्षण नहीं है एससी और एसटी के लिए, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है आरक्षण एससी और एसटी दोनों के लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस हिसाब से दिया गया, हो सकता है जो सन 2000 में हो तब अलग चीज़ हो, आज अलग चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित जो स्थान है उनकी संख्या कितनी होती है। तो वैसे इसमें लिखा है 84। देखिए कैसे, तो वैसे यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत जो अनुसूचित जाति है ना एससी के लिए, एससी और एसटी जो है आपका यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 330। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा के कुल 84 सीट जो है आपका एससी के लिए है यानी कि अनुसूचित जाति के लिए है, और 47 जो है आपका एसटी के लिए है यानी अनुसूचित जनजाति के लिए सीट जो है रिजर्व है यानी कि आरक्षित है। कितनी गाइस, 84 एंड 47, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एससी के लिए और एसटी के लिए, और हम बात कर रहे हैं लोकसभा की सीट्स की। ठीक है, तो इसको इतना याद कर लीजिएगा। फिर लिखा है यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या जो है 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जाति यानी एससी हेतु आरक्षित संख्या मतलब स्थानों की संख्या कितनी होगी। मतलब इसने कहा अगर जो सीट्स है किसी राज्य के लिए राज्य के लिए स्थानों की संख्या इतनी है तो इसमें से आप एससी को कितनी दे रहे हैं। ठीक है, 42 में से एससी को आप कितनी दे रहे हैं, आइए देखें इस व्याख्या को देखिए। चलिए पढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है आर्टिकल 330(2) के अधीन किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र, राज्य संघ राज्य यानी कि स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में एससी या एसटी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा के उस राज्य की आवंटित संख्या के मतलब आवंटित जो स्थान है उसकी कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य के एससी की अथवा राज्य की या उस राज्य के भाग की एसटी की जिससे संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है। जनसंख्या का अनुपात जो है उस राज्य एवं राज्य संघ क्षेत्र की कुल जनसंख्या से होगा। तो इसमें लिखा है, जैसे इसमें एक उदाहरण लिखा है गाइस। तो गैस यहाँ पे बस इतना समझिए कि जो आपकी लोकसभा सीट्स में एससी एसटी के लिए जो आपका सीट्स होती हैं वो इसकी जो जनसंख्या होती है ना गैस उसके अनुपात में दी जाती है, मतलब जैसी जनसंख्या वैसी सीट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक दे रखा है 1996 में क्या है, वेस्ट बंगाल और जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे क्या है टोटल कितनी सीट्स थी, वहाँ पे थी 42 सीट्स थी जहाँ लोकसभा में, मतलब वेस्ट बंगाल से 42 सीट्स थी और क्या है आपका आंध्र प्रदेश से भी कितनी थी, 42 सीट्स थी। अब यहाँ पे क्या है, तो उसमें हम देखेंगे कि एससी या एसटी की जिसकी भी हम बात कर रहे हैं तो उसमें इनकी जनसंख्या कितनी है। तो उस हिसाब से अगर हमने बात करी थी, ये आपकी बात हो रही है 1996 की, तो यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल में कितनी सीट्स मिली थी, एससी की बात हो रही है यहाँ पे, एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ
42 सीट्स में से जो है 8 जो है इनको मिली थी, ठीक है। और वहीं आंध्र प्रदेश को कितनी मिली थी? 6। ये डिफरेंस इसलिए है बिकॉज जो आपका वेस्ट बंगाल में है, हो सकता है वहाँ पे जो एससी की जनसंख्या है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू किससे? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। अब इसमें लिखा है वर्ष 2008 में परिसीमन होता है, ठीक है। परिसीमन के बाद क्या होता है? फिर इसमें चेंजेस आते हैं। तो गैस इन दोनों में पहले कितनी थी? 8 और 6 थी, मतलब वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में। बाद में 2008 में देखिए 10 और 7 हो गई। ये भी बड़ी होगी, यहाँ पे भी जनसंख्या बड़ी होगी और यहाँ पे भी जनसंख्या बढ़ गई होगी, तो सीटों की संख्या भी बढ़ गई। अब वर्तमान में अगर हम बात करते हो तो तेलंगाना का गठन हो जाता है, मतलब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो जाता है। अब क्या है, सीट्स तो कम हो ही जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो क्या हुआ कि यही जो 7 सीट्स थी, यानी कि जो आंध्र प्रदेश की थी 2008 के बाद वाले परिसीमन के बाद, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गई किसमें? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो 4 सीट चली गई आपकी आंध्र प्रदेश के पास और 3 सीट चली गई आपकी तेलंगाना के पास, ठीक है। अब क्या है, जो 42 लोकसभा सीट वाला क्या है, एकमात्र राज्य कौन सा रह गया? आपका वेस्ट बंगाल रह गया। पहले 2 थे, एक वेस्ट बंगाल था और एक आंध्र प्रदेश था। अब आंध्र प्रदेश तो टूट के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बन गया। तो गाइस इसमें एक 4 चली गई, इसमें 3 चली गई, ठीक है। तो ये वाला काम खत्म, मतलब ये दोनों तो खत्म हो गए 42 सीट वाला। अब जो है वेस्ट बंगाल आपका 42 सीट का है, तो 42 सीट में अब वेस्ट बंगाल ही अकेला बचा है, जहां अनुसूचित जातियों के लिए क्या है 10 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 सीट्स है। कहाँ पे? लोकसभा में। यानी इसने कहा वेस्ट बंगाल जो है 42 सीट्स हैं यहाँ पे, जिसमें से 10 सीट आपने किसको दे रखी है? एससी को दे रखी है, और 2 सीट किसको दे रखी है? एसटी को दे रखी है। कहाँ पे? हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते। तो लोकसभा के अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक जो है आरक्षित सीट है? तो इसने कहा कि सबसे ज्यादा सीट कहाँ पे है हमारे पास। तो गाइस देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति, तो जनजाति के लिए ऑब्वियसली हर जगह पे कम है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए तो ज़्यादा है लेकिन जनजाति के लिए कम है। तो इसमें लिखा है 2008 में परिसीमन होता है और इसमें हम देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे इसने कहा कि सबसे, तो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में जो है एसटी की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है। तो यहाँ पे कितनी सीट्स हैं एसटी के लिए? 6 हैं, ठीक है। तो और ये उत्तर प्रदेश, बिहार यहाँ तो 0 है लिखा है, गुजरात में 4 हैं। ये सब आपको रटना पड़ेगा, ये आप देखिए कहीं पे भी, मतलब एक जगह आप पूरी लिस्ट बना के रखिए, ठीक है। वहाँ से आपको सर्वाधिक सीट्स मतलब है मध्य प्रदेश में एसटी के लिए, जो कि है 6। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा के अनुसूचित जनजाति, फिर एसटी की बात हो रही है, में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है निर्वाचित करता है? तो अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा जो एसटी के कहाँ से आते हैं? मध्य प्रदेश से आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन रहता है गाइस यहाँ पे, लोकसभा में जो एंग्लो इंडियंस होते हैं यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? तो गाइस इनको कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन जो 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है अभी 2019 का, ठीक है, मतलब 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसमें क्या हुआ गाइस, ये प्रावधान हटा दिया जो एंग्लो इंडियंस को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, ये वाला प्रावधान अब हटा दिया गया है। पहले देखिए ये इस तरह से थी, ये राज्यों को इतनी सीट्स मिली थी, 20 सीट्स मिली थी यूनियन टेरिटरीज को और 2 सीट्स मिली थी आपको एंग्लो इंडियंस के लिए। और इसका जो इनको मनोनीत कौन करते थे? प्रेसिडेंट करते थे, यानी कि राष्ट्रपति करते थे। ये वाला जो हिसाब किताब है उसको हटा दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन? कब? 2019, ठीक है, संशोधन अधिनियम जो है आपका। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो इसीलिए उसका कुछ आंसर नहीं गाइस। तो देखिए यही कहानी है यहाँ पे। हाँ, बस ये देख लेते हैं किस आर्टिकल के थ्रू आते थे। ये आते थे आर्टिकल 334 के थ्रू आते थे, कहाँ पे? लोकसभा में, ठीक है। अब संशोधन हो गया गाइस, चलिए इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। तो संशोधन हो जाता है जब आपका ये वाला, यही वाला हम बोल रहे हैं, तो इसमें ये वाला जो प्रावधान है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसने कहा कि और राज्य विधानसभा की बात है, चलिए देख लेते हैं फिर इसको, दोनों में है, लोकसभा में भी होता है गाइस और राज्यसभा में भी। तो देखिए इसमें लिखा है कि आर्टिकल 331 के अनुसार राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में जो एंग्लो इंडियंस है गाइस, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे जो है आपके जो एंग्लो इंडियंस है समुदाय का अगर प्रतिनिधित्व जो है आपका पर्याप्त नहीं है, मतलब इन्हें लगता है कि यार कि कम से कम 4-5 तो होने चाहिए, 4-5 नहीं है, 3 ही है, ठीक है। तो अब 2 बचे, तो क्या करेंगे? यहाँ पे राष्ट्रपति आते हैं, तो ये क्या करते हैं? 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, कौन? राष्ट्रपति। तो ये प्रावधान जो मूल संविधान में आर्टिकल 334 के तहत जो है 10 वर्ष के लिए जो है 10 वर्ष की अवधि के लिए था। मतलब ये है कि आर्टिकल 334 मतलब ये प्रावधान जो है ना, जैसे अभी चल रहा है सपोज 2020 चल रहा है सपोज, ठीक है। अब ये अगर इसे आगे बढ़ा देते 2030 तक बढ़ा देते, फिर एक संशोधन होता, फिर उसको और आगे बढ़ा के 2040 करते, फिर एक संशोधन होता, कुछ इस तरह से ये आगे बढ़ता जाता, ठीक है। तो फिलहाल 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा था। अब क्या हुआ? अब देखिए क्या हुआ, 95th वाला होता है 2019 में होता है, 2009 में होता है। तो अब 2009 से
2019 तक चल गया ये, ठीक है, 10 साल चल गया। अब 2019 में संविधान संशोधन हो गया, कौन सा 104वां संविधान संशोधन हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि तो इसमें लिखा है कि जब ये वाला हो जाता है तो आर्टिकल 334 में जो संशोधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो आरक्षण की अवधि को जो है 70 वर्ष से बढ़ाकर, देखिएगा इस, अब एक और बात समझिए, एससी के लिए भी ऐसे ही होता है, एसटी के लिए भी ऐसे होता है, एंग्लो इंडियंस के लिए भी ऐसे ही होता था कि 10-10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया जा रहा था। तो इनका और इनका तो चल रहा है, इनका 70 से 80 हो गया, ठीक है, दोनों का, ठीक है, इनका 70 से 80 हो गया, लेकिन इनका क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे, एससी और एसटी के लिए जो है आरक्षण की जो अवधि है 70 साल से कर दी गई 80 साल हो गई, ठीक है, यानी कि 10 साल बढ़ गई, परंतु एंग्लो इंडियंस की 70 साल पे ही खत्म कर दी गई, मतलब 70 से 80 नहीं करी, बिकॉज ये वाला जो प्रावधान है उसको भी खत्म कर दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। लिखा है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को जो है नामित कर सकता है, यदि वे इस राय का है कि लोकसभा में जो इनका प्रतिनिधित्व जो है पर्याप्त नहीं है। तो गैस कितनों को कर सकता था राष्ट्रपति, 2, लेकिन अब तो ये खत्म हो गया हिसाब किताब। फिर लिखा है भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है, तो एंग्लो इंडियंस का करता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है गैस। कौन कर सकता है भंग, राष्ट्रपति कर सकता है। सिफारिश पे प्रधानमंत्री को लगता है तो वो राष्ट्रपति से कहेंगे भैया भंग कर दो, तो वो भंग कर देंगे, ठीक है। आइए देखें, लिखा है 82 पार्ट 2 सब पार्ट ख मतलब सेकंड, ठीक है, ये है, नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं। इसमें लिखा है लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले से भंग किया जा सकता है, ऐसा जो है आपका कौन, प्रधानमंत्री, यानी क्या मंत्रिपरिषद का सदस्य है प्रधानमंत्री, तो इसकी सिफारिश पे कौन, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है तो ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की जो है के बजाय राष्ट्रपति नई सरकार बन सकने की संभावना के संदर्भ में क्या है, स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इसने ये कहा, देखिए नॉर्मली अगर कुछ नहीं हुआ है अगर, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट से कहेंगे भंग कर दो, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कि जो आपका मंत्रिपरिषद है पूरा का पूरा, मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया है, ठीक है, तो अब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को नहीं कह सकते कि आप भंग कर दीजिए। अब डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि वो भंग कर दे या फिर नई सरकार बना दे। मतलब जो वहीं पे पार्टीज़ हैं, बड़ी पार्टी को बुला दे, गठबंधन से कोई पार्टी आ जाती है तो वहाँ से ही सरकार बना दे, ये अब बाध्य नहीं है कि ये मंत्रिपरिषद की बात सुने, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है कि प्रेसिडेंट जिस अपने मन से लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं या फिर नई सरकार भी उन्हीं में से उठा के किसी को बना सकते हैं, राइट। तो ये अब हो गया प्रेसिडेंट के ऊपर, अब इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है मंत्रिपरिषद का, बिकॉज मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया है, तो अब उनकी बातें मायने नहीं रखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है गैस। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है, ठीक है, वही चीज लिखी है। बट यहाँ पे अगर मंत्रिपरिषद ने अपना विश्वास खो दिया है लोकसभा में, तो इससे पूछने की भी जरूरत नहीं है किसको, प्रेसिडेंट को, ये अपने मन से जो चाहे कर सकते हैं, भंग भी कर सकते हैं, नई सरकार भी बना सकते हैं, मन है इनका, ठीक है, जैसे उनको सही लगे। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है, ठीक है। तो लिखा है भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। चलिए फिर लिखा है 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। चलिए तीनों को हम समझते हैं। इसमें फिलहाल इसमें लिखा है 1 और 3 सही है एंड दूसरा गलत है। आइए देखते हैं क्या है। लिखा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 85(1) में वर्णित है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय या स्थान पर जो वह ठीक समझे क्या है अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और जो आगामी यानी कि जो नेक्स्ट सत्र है उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। मतलब इसने देखिए पहले तो इनने कहा वो कहीं पे भी कोई भी स्थान हो सकता है, प्रत्येक सदन को ऐसे समय स्थान पर कर सकता है, अपने मन से कहीं पे भी आहूत कर सकता है अधिवेशन
के लिए आहूत कर सकता है। ये पहला वाला सही है। चलिए, अब इसने कहा कि सपोज कि हमारी जो पहले सत्र मतलब एक सत्र है, उसकी जो पहली बैठक हो रही है, ठीक है, वो किसी टाइम पे हो गई और ख़त्म हो गई। अब जो दूसरी हमारी स्टार्ट होगा ना गाइस, तो इसके बीच में इसने कहा एटलीस्ट 6 महीने का टाइम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसने कहा कि एक साल में एटलीस्ट 2 बैठकें होनी चाहिए, 2 सत्र होने तो चाहिए। और हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 एटलीस्ट, नहीं, आप 2 से काम चला सकते हैं। बस ये है कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 महीने तक गैप आ सकता है पहले और दूसरे के बीच में, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 है जो पूरे के पूरे साल में हो तो काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो लिखा है, इससे स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वे ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। आर्टिकल 85(1) से यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि दो अधिवेशन बैठकों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा, ठीक है। अतः जो आपका है, संविधान एक वर्ष में संसद के न्यूनतम मतलब मिनिमम 2 सत्रों का प्रावधान करता है, ठीक है। बट बिकॉज गाइस अगर हम 2 ही सत्र की बात करें, 6 महीने के गैप पे हम 2 सत्र से काम चला सकते हैं चाहे तो। अब उससे ज़्यादा हो जाए, 3 हो जाए तो अलग की बात है, लेकिन इसने मिनिमम पूछा है तो हमारा 2 में काम चल सकता है। परंतु एक वर्ष में जो है दिनों कि कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना जो है आवश्यक हो, ठीक है। ये चीज़ नहीं है कि जब हमें संसद को चलाना आवश्यक हो, ठीक है। और इसमें लिखा है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, ठीक है। तो लिखा है कि कैसे की क्या क्या तरीके हैं समाप्त करने के बैठक को। स्थगन द्वारा भी हो सकती है, विघटन के द्वारा भी हो सकती है, सत्रावसान के द्वारा भी हो सकती है। लिखा है लोकसभा की बैठक जो है स्थगन, सत्रावसान एंड विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन कौन करता है गाइस, लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, जबकि जो सत्रावसान है और जो विघटन है वो कौन करता है, वो करते हैं राष्ट्रपति। तो इतना याद रखिएगा कि ये 3 चीज़ें हैं, कहाँ गया, ये 3 चीज़ें गाइस, ये और ये। तो इसमें से जो ये है स्थगन, ये आपका स्पीकर द्वारा किया जाता है, ठीक है। और बाकी के ये दोनों जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का जो है अवसान करने के लिए क्या है, प्राधिकृत है, ठीक है, अवसान करने के लिए। तो कौन है गाइस, राष्ट्रपति है। अब लिखा है लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है। तो लिखा है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि हमारे लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो हो गया 5 साल, ठीक है। अब लग गया आपातकाल, ठीक है। आपातकाल में क्या होता है, इसको हम 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। अब सपोज 1 साल बाद आपातकाल को हमने कर दिया खत्म, ठीक है। अब क्या है, जो भी हिसाब किताब चल रहा है वो नेक्स्ट 6 मंथ तक चल सकता है और उसके बाद नहीं चल सकता। इस नेक्स्ट 6 मंथ में आपको नई सरकार के लिए चुनाव करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है कि मतलब 5 साल प्लस एक बार में 1 साल। अगर यहाँ ज़रूरत पड़ती है कि लगता है कि अभी भी चुनाव नहीं हो सकते हैं अगले 1 साल तक, तो लोकसभा का सत्र मतलब लोकसभा का जो वो कार्यकाल है उसको 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि हुआ था, कब हुआ था आपका, जब इंदिरा गांधी सरकार थी 1975 में आपका एक आपातकाल लगता है, और उसी के बाद जो है 1971 में एक आपातकाल लगता है। और क्या है, चल रहा है हिसाब किताब, ठीक है। 1975 में आपातकाल लगता है और जो लोकसभा का जो आपका कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ये एक बार हो चुका है, एक ही बार हुआ है अभी तक। चलिए, तो हमें उतना नहीं देखना है, हमें बस ये जानना है कि अब 5 साल प्लस आपातकाल लगने के बाद 1 साल बढ़ाया जा सकता है। और अभी भी लगता है कि यार चीज़ें सही नहीं है, इलेक्शन नहीं हो सकते, सरकार नहीं बन सकती दोबारा से, तो फिर हम और 1 साल बढ़ा सकते हैं। मतलब इसने बोला है कि एक बार में 1 साल, ठीक है। चलिए, आई होप आप समझ गए हो। हाँ, लेकिन ये है जब आपातकाल खत्म होता है तो गाइस वो सारी चीज़ें जो है आपकी कहाँ तक चलती हैं, 6 महीने तक चलती है। अब अगर सब कुछ सही है तो 6 महीने के बीच में आपको क्या करवाना पड़ेगा, इलेक्शन करवाना पड़ेगा एंड नई लोकसभा का गठन आपको करना पड़ जाएगा, ठीक है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो अभी हमने हिसाब किताब देखा 2, क्योंकि 2 सत्रों के बीच में एटलीस्ट 6 महीने की बैठक होनी चाहिए। जैसे ही मान लीजिए आपका दूसरा सत्र हो जाता है, उसके अगली 6 महीने की अगर हम 6 महीने के गैप ले लेते हैं तो हम अगले साल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो 2 में तो काम चल जाएगा। लोकसभा का कोरम, अच्छा अब हम यहाँ बात करते हैं कोरम, कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको लोकसभा का जो बैठक है उसको चलाना है
सत्र चलाना है लोकसभा का, ठीक है। तो एटलीस्ट उस लोकसभा में कितने लोग बैठे होने चाहिए। तो गाइस कितने, सपोज कि हमारे पास जो लोकसभा के सदस्य हैं 550 हैं, तो इसका कम से कम 1/10 1/10 लोग एटलीस्ट जो एमपीज हैं वो लोकसभा में होने चाहिए, यानी कि 50 एमपीज होने चाहिए। तो आपका जो सत्र है, जो बैठक है वो चल जाएगी, काम चल जाएगा हमारा। लिखा है लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु जो कोरम है, कोरम कितना होना चाहिए, यही होता है कोरम, यही होता है गढ़ पूर्ति, ठीक है। आप याद रखिएगा, गढ़ पूर्ति कह लीजिए या इसे आप कोरम कह लीजिए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लोकसभा राज्यसभा की गढ़ पूर्ति। देखिए गाइस, ये देखिए दोनों के लिए ही है, 1/10 आपका लोकसभा के लिए भी, 1/10 आपका राज्यसभा के लिए भी। फिलहाल हम अभी लोकसभा पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने राज्यसभा की अभी तक बात नहीं करी थी। इसके बाद जो चैप्टर है वो राज्यसभा के लिए है, वहाँ हम बात कर लेंगे। फिर लिखा है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो एमपीज हैं वो किस राज्य से जाते हैं। तो ये तो गाइस जग जाहिर है कि सबसे ज़्यादा जाते हैं उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जितनी ज़्यादा है उतने ही जाएंगे। तो 80 जो है सबसे ज़्यादा, 80 जो है आपके कहाँ से जाते हैं, उत्तर प्रदेश से जाते हैं लोकसभा में। और राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज़्यादा जाते हैं। देखिए चलिए यहाँ लिखा है तो हम अभी देख लेते हैं, तो राज्यसभा तो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए बिहार से लिखा है 40 जाते हैं, मध्य प्रदेश 29 जाते हैं, वेस्ट बंगाल 42 जाते हैं। लिखा है भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। तो हम सब जानते हैं जग जाहिर है यूपी का। लिखा है जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देखिए 1994 का क्वेश्चन है, तो हमें तो 1994 के हिसाब से नहीं चल रहा है, हमें तो 2021 के हिसाब से चल रहा है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पे कौन कौन से आते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिए वैसे इसमें तो पूरी कहानी लिखी है, वैसे चलिए जितनी लिखी होती है हम पढ़ लेते हैं, बाकी इसकी भी लिस्ट बना लीजिएगा, ये सब आपको नेट पे प्रोवाइड होगा। उत्तर प्रदेश से जाते हैं इसका कितने 80 सीट्स मिलती है, उत्तर प्रदेश को मिलती है। देन सेकंड नंबर पे है आपका महाराष्ट्र 48 सीट्स के संग, देन वेस्ट बंगाल है 42 सीट्स के, देन आपका बिहार। एटलीस्ट ये 4 तो आप याद रखिए क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट से हैं। देखिए तमिलनाडु भी एटलीस्ट उतना ही है आसपास। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, फिर आपका ऐसे याद रखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, देन बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। इतने याद कर लीजिए, इतने में आपका काम चल जाएगा। हालांकि काम नहीं चलेगा, आपको 28 स्टेट्स और जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं यानी कि दिल्ली से भी जाते हैं और आपका किससे जाते हैं, पुडुचेरी से भी जाते हैं। तो ये इतने आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक अभी हमने देखा कहाँ से सबसे ज़्यादा जाते हैं, महाराष्ट्र से जाते हैं, ठीक है। लोकसभा के बाद महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल से जाते हैं, वेस्ट बंगाल के बाद बिहार से जाते हैं, देन हमने तमिलनाडु देखा था और उसके बाद हमने क्या देखा था। फिर इसमें लिखा है लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए हैं। तो अब देखिए इसने ये क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब अब राजस्थान, फिलहाल ये राजस्थान का क्वेश्चन है। तो गाइस पूछ तो लिया तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ये रट लीजिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप एक मैप बनाइएगा, हर स्टेट पे नंबर लिख दीजिएगा और उसी नंबर को देखते रहिएगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। तो गाइस इसका आंसर है 25 सीट्स, ठीक है। और इसमें इसने एक चीज़ और दे दी कि 4 जो है आपका एससी के लिए है और 3 सीट्स किसके लिए, एसटी के लिए। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, मैप बनाइए और हर स्टेट पे एक नंबर लिख दीजिए। मतलब कि लोकसभा के लिए अलग बना दीजिएगा, विधानसभा के लिए अलग बना दी, हाँ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, एससी, एसटी, ऐसे 5 बना देंगे, आपका काम चल जाएगा। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य को आवंटित, निम्नलिखित में से किस राज्य को आवंटित स्थान का योग है। मतलब इसने कहा बिहार, बिहार को अभी हमने गाइस कितना देखा था, टोटल कितनी सीट्स है हमारे पास बिहार के पास। तो गाइस कितनी है, बिहार को लोकसभा में जो देखिए 40 सीट्स हैं फिलहाल। देखिए इसमें कहानी क्या लिखी है, इसमें कहानी लिखी है कि बिहार जो है टूटने से पहले, मतलब बिहार और झारखंड एक ही था यानी कि बिहार था, फिर वो टूटा है सन 2000 में टूट के बिहार से झारखंड बाहर निकल आता है, ठीक है। तब इसने कहानी बदल दी। तो इसने कहा सन 2000 में बिहार का विघटन हो जाता है, लोकसभा में पहले कितनी सीट्स थी, 54 थी। अब झारखंड को मिल गई कितनी, 14 सीट्स मिल गई और बिहार के पास हमारे कितनी रह गई, 40 रह गई। मतलब 54 में से 40 हमारी बिहार के पास रह गए एंड 14 जो है वो हमारी किसके पास आती है, झारखंड के बाद। हम बात कर रहे हैं बिहार की, ठीक है। अब लिखा है, तो इसने कहा कौन कौन से 2 स्टेट्स ऐसे हैं अगर हम उसकी सीट्स को जोड़ दें, ठीक है। तो इसकी सीट्स को जोड़ने के बाद हमारे पास जो है 40 नंबर आ जाए और 40 हमारे बिहार की है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या है,
तो ये तो दुनिया भर के इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं कि अगर आप गुजरात की और असम की जोड़ दें, गुजरात एंड झारखंड जोड़ दें, आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोड़ दें, आप ये है, हिसाब किताब से रट लीजिए। रटना नहीं है दोस्तों, आपको बस ये करना है, मैप बनाना है, हर एक स्टेट पे उसके नंबर्स लिख देना है और फिर ऐसे क्वेश्चंस का आप आराम से आंसर कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से राज्यों में किस युग्म को लोकसभा में समान सीट प्राप्त है। मतलब इसने कहा कि ऐसे कौन से जो ऑप्शंस में राज्य दे रखे हैं कि उस और उस राज्य में, मतलब दोनों राज्यों को में क्या है, सेम सीट्स हैं। ठीक है, तो आइए इसका भी आंसर देखिए। तो गाइस यहाँ पे लोकसभा की सीट्स दे रखी हैं, तो जो ऑप्शन है उसमें से, या आप लोकसभा की सीट्स याद रखिए। अब जैसे इसमें गाइस फिलहाल तो इसमें से कोई भी ऐसा, हाँ ये है, देखिए ये दोनों है। अगर ये ऑप्शन में होता तो आप इसे टिक कर सकते थे, यानी कि राजस्थान में आपके पास 25 है एंड आंध्र प्रदेश में आपके पास 25 है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपके पास आंसर भी नहीं। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे इसमें क्या है क्वेश्चन। ठीक है, हर चीज़ पे इतना घुसने की जरूरत नहीं है। लिखा है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही है, मतलब इसने यहाँ पे स्टेट दे रखा है और यहाँ पे उसकी सीट्स दे रखी हैं, तो आपको बताना है क्या कौन से स्टेट की सीट्स कितनी है, तो इसका आंसर बताना है। तो ये भी आप पहले आपको स्टेट की सारी सीट्स पता होनी चाहिए, देन आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर लिखा है लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व, फिर यही वही सेम क्वेश्चन है गाइस। तो चलिए आइए देख लेते हैं। चलिए इस पे भी आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार बस क्वेश्चन देख लीजिए। एक लिस्ट बनाइएगा सबसे पहला, मेरी तरफ से तो यही आपको सजेशन रहेगा, एक लिस्ट बनाइए कि जैसे अभी हमने देखा था कि 80 सीट्स, फिर 48 के साथ आपकी महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर आपका बिहार का नंबर आता था। ठीक है, ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा, MP है। ठीक है, चलिए तब आप आंसर आराम से कर सकते हैं। निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। अच्छा, तो इसने कहा कि ये ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हर एक राज्य में, मतलब जो इस ऑप्शन में राज्य लिखे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट। तो इसमें आंसर दे रखा है ये। तो गाइस इसमें देखिए क्या लिखा है, एक एक सीट वाले कौन कौन से राज्य हैं हमारे पास चंडीगढ़ है, एक सीट है लोकसभा में इसकी। सिक्किम को, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, इन सबके पास एक सीट है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादर नगर हवेली, दमन दीव, अरुणाचल प्रदेश, इन सब में हमारे पास कितनी कितनी सीट्स हैं, 2-2। फिर इसमें दादर नगर हवेली, दमन दीव पहले एक एक सीट्स थी गाइस इसमें, फिर क्या होता है कि इन दोनों का विलय हो जाता है, ये दोनों जो यूनियन टेरिटरीज हैं मिलके एक हो जाती हैं और उसकी सीट्स हो जाती हैं 2। ये सब आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा, एक दो बार आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा। फिर लिखा निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य आते हैं। तो गाइस अभी हमने क्या देखा, त्रिपुरा से, राइट, क्योंकि नागालैंड, सिक्किम और ये जो आपका मिजोरम है वहाँ से एक एक आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। इसमें लिखा है कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ, भीलवाड़ा। तो गैस सबसे बड़ा हम बताएं भारत में तो सबसे बड़ा लद्दाख ही है। ठीक है, चाहे इन ऑप्शंस में से गई है पूरे भारत में गई, तो इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। क्षेत्र की बात हो रही है गैस, प्रतिनिधित्व की बात नहीं हो रही है, सीट्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब लिखा है क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों की बात कहा है इसने। तो वैसे IAS का क्वेश्चन है, ये 2008 में आया हुआ है। सबसे ज़्यादा है, आप सबसे बड़ा क्षेत्रफल है लद्दाख का। आप ऐसे ही ऊपर देख लेंगे ना, आपको जम्मू कश्मीर छोटा और लद्दाख सबसे बड़ा, और लद्दाख पूरा ही एक ही बन जाता है। ठीक है, तो लद्दाख है, फिर है बाड़मेर है, देन आपका कच्छ है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश सॉरी यहाँ पे जो है अरुणाचल पूर्व, अरुणाचल पश्चिम। ठीक है, मतलब मेन आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख सबसे बड़ा, बाकी की इतनी ज़रूरत है नहीं। लिखा है आपका डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन के बाद क्या है, यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो अमेठी, लखनऊ, उन्नाव या बागपत। तो कैसे चलिए आइए देखें। 2008 में लागू परिसीमन क्या होता है गैस, परिसीमन देखिए क्या होता है दोस्तों, हर 10 साल में क्या होता है, आपका जनगणना होती है, और जनगणना के साथ ही क्या होता है, परिसीमन भी होता है। ठीक है, और इससे क्या है, क्षेत्रों का निर्धारण होता है, सीट्स का निर्धारण होता है उस हिसाब से। ठीक है, तो ये जो के बाद जो परिसीमन वर्तमान में 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय जो क्षेत्र है वो कौन सा है, गाजियाबाद है। ठीक है, और जिसके बाद क्रमशः कौन है, गौतम बुद्ध नगर है, देन उन्नाव है। तो फर्स्ट नंबर पे गाजियाबाद, सेकंड नंबर पे गौतम बुद्ध नगर और थर्ड नंबर पे है उन्नाव। तो ये कहाँ का क्वेश्चन है इसे एक बार देख लेते हैं। तो ये है आपका यूपी PCS का, इसलिए ये यूपी वाली हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए
चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा हमने कितनी देखी थी गाइस? हमने देखी थी, चलिए तो इसके लिए देखिए, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। तो इसने लिखा है प्रश्नकाल में लोकसभा में देखिए गाइस, फिर प्रश्नकाल कौन सा है? 2011 की बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे था कि चुनाव व्यय कितना होगा? 40 लाख रुपए, ठीक है। 2014 में इसमें लिखा है केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा को 40 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 70 लाख कर दिया। देखिए गाइस, इसमें आंसर क्यों नहीं है? हो सकता है ये 2011 का हिसाब किताब था, इसलिए आंसर नहीं है। अच्छा है तो 40 लाख, ठीक है। फिलहाल अभी हम जो जानते हैं वो है 70 लाख। तो इसने कहा हाँ एक चीज और है गाइस कि हर जगह नहीं है एक जैसा, ठीक है। अब जैसे इसने कहा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 70 लाख कर दिया गया। और कुछ छोटे राज्य जैसे हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, छोटे छोटे राज्य हैं, हाँ 22 लाख था पहले, और इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 54 लाख कर दिया गया। अब आ जाता है कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 महामारी को देखते हुए 2020 में क्या करा कि इसे ना 10% बढ़ाकर कितना कर दिया? 77 लाख कर दिया गया, ठीक है। और 59 एवं जो है आपका 59.4 लाख कर दिया गया। और बड़े राज्यों में विधानसभा, अब देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था लोकसभा के लिए, अब हम पढ़ रहे हैं विधानसभा के लिए। तो विधानसभा के लिए क्या हुआ गाइस कि विधानसभा के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 30.8 लाख कर दी, और छोटे राज्यों के लिए कितनी कर दी है? 22 लाख कर दी गई है। तो यहाँ पे दो हो गए। अभी जो फिलहाल है 70 लाख, 77 लाख एंड 59.4 लाख, एंड देन यहाँ पे ये तो हो गया आपका लोकसभा के लिए, ठीक है। और विधानसभा के लिए हमारे पास ये हो गया, किसके लिए? विधानसभा, यानी कि राज्यों में जो इलेक्शन होता है, जैसे कि अभी यूपी में आने वाला है आप देख रहे हैं, तो इसके लिए जो है 30.8 लाख और 22 लाख है। बड़े राज्यों के लिए 30.8 लाख, और जो छोटे राज्य हैं उनके लिए 22 लाख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये कैसे अभी नया नया हुआ है, कोविड-19 के बाद 7% बढ़ा दिया गया। तो याद रखिएगा पहले 70 लाख था, उसे कोविड-19 के बाद कितना? 77 कर। अब लिखा है लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति, ठीक है। इसी ऐसे लिखा है, ये लिखा है अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जो जमानत राशि है वो कितनी है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है गाइस? हमें देखना है सामान्य वर्ग कितनी जमानत राशि जो वे जमा करता है पैसा है, और जो SC और ST हैं वो कितने करते हैं, ठीक है। अभी तो गाइस आइए देखते हैं। तो हमारे पास ये रहा हिसाब किताब। तो यहाँ पे हो गया ये लोकसभा का हिसाब किताब है, और ये राज्यसभा का हिसाब किताब है। यानी कि लोकसभा में अगर हम जनरल की बात करते हैं, सामान्य वर्ग की बात करते हैं, उसको देना होता है 25,000 रुपये, यानी ये उनकी जमानत राशि है। मतलब इसमें कहा जाता है कि गैस एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वोट्स होते हैं, अगर उतने वोट्स आपको नहीं मिलते हैं तो जो राशि आपने दी है ना वो जब्त हो जाएगी। और यदि आपको उतने वोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो क्या है वो जो राशि है वो आपको वापस मिल जाएगी। जैसे आप 25,000 रुपये जमा करेंगे, अगर इतने वोट मिल गए तो आपको ये राशि वापस मिल जाएगी, नहीं तो जब्त हो जाएगी, ठीक है। तो जो सामान्य वर्ग के लिए है 25,000, और SC ST के लिए कितनी है? 12,500। वहीं अगर हम विधानसभा की बात करते हैं, यानी कि जो राज्यों में विधानसभा होती है उसमें जो सामान्य वर्ग है 10,000 रुपये जमा करता है, और SC ST कितने करता है? 5,000। यानी 25 और 12,500 यानी कि जस्ट हाफ है, राइट। ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, इन दोनों में से कोई आप ये रट लीजिए, ये रट लीजिए, ठीक है। तो ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए, तो ये 2010 के बाद क्या हिसाब किताब है गाइस? चलो चलें आगे हम। तो इसमें लिखा है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे कितने वोट नहीं मिलते हैं। तो गैस इसका आंसर लिखा है यहाँ, इसमें मतलब आंसर हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है। तो ये रहा, आपको कम से कम जितने भी आपको वोट पड़े, राइट, सपोज कि 600 वोट पड़ रहे हैं तो एटलीस्ट 1/6 यानी कि 100 वोट तो एटलीस्ट आपको चाहिए, ठीक है। तब आपकी जो जमानत राशि है वो जब्त नहीं होगी, अदरवाइज जमानत राशि क्या होती है? जब्त हो जाती है, आपको पैसे वापस नहीं मिलते हैं। फिर इसमें लिखा है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये तो आपको मे भी पता हो, 1952 में हुआ था एटलीस्ट। देखिए इसमें क्या है, 51 से स्टार्ट होता है, 52 तक चलता है। कितनी सीट्स पे होता है? 498 सीट्स पे होता है। और प्रथम लोकसभा का जो पहला अधिवेशन होता है वो होता है 13 मई
1952 को होता है। तो कितनी चीज़ें याद रखनी है, 51 से स्टार्ट होकर 52 तक चलता है, इतनी सीट्स के लिए होता है। और पहला जो अधिवेशन है उसकी डेट याद रखिए आप 13 मई 1952। चलिए, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? ठीक है, तो गैस इसमें लिखा है 5वीं लोकसभा। चलिए आइए देखें कहानी क्या है। ओह, इसमें कहानी ही नहीं है गैस, चलिए थोड़ा समझते हैं बिना कहानी के। तो इसमें लिखा है जो 5वीं लोकसभा थी उसका जो कार्यकाल था, जैसे अभी 5 साल का है, ठीक है, तो उस टाइम क्या था, 6 वर्ष का था। अब ये देखते हैं किसका टाइम पीरियड है ये। तो वैसे ये है आपका इंदिरा गांधी सरकार का, राइट, जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी तब की हिसाब किताब है ये। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है गाइस, उसके बाद संशोधन हुआ, और संशोधन के बाद लोकसभा का कार्यकाल वापस से कर दिया गया 5 साल। फिलहाल इन्होंने तो 6 कर दिया, तो ये हटना ही नहीं चाह रही होंगी प्रधानमंत्री की कुर्सी से, हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है 9वीं लोकसभा कब भंग हुई? तो खतरनाक क्वेश्चन है गाइस। एक्चुअल क्या है कि खतरनाक नहीं है, बस ये है कि आपको ये सारे डेटास पता होने चाहिए। चाहे आप इसे रट लीजिए, चाहे आप एक चार्ट बनाइए और उसे देखते रहिए, अपनी दीवार पे लगा लीजिए, कुछ भी करिए, ठीक है। तो इसने कहा 9वीं लोकसभा कब खत्म होती है? तो 91 में खत्म हो जाती है। चलिए और क्या बताएं, इसमें रटने वाली हिसाब किताब कैसी। अब इसमें भारत की जो 12वीं लोकसभा है उसका निर्वाचन हुआ। तो देखिए ये तो 9वीं लोकसभा है, यहाँ खत्म हुई, तो 10वीं यहाँ से ऑब्वियसली स्टार्ट हुई होगी, 96 तक चली होगी एटलीस्ट, है ना। फिर 10वीं कहीं खत्म हुई होगी, फिर 11वीं स्टार्ट हुई होगी, ऐसे ही होगा। चलिए देख लेते हैं 12वीं। तो गई 12वीं देखिए, 12वीं लोकसभा का गठन कब होता है? 10 मार्च 1998 में हुआ, और इसका विघटन कब हो गया? 1990। एक्चुअली क्या होता है ना गाइस, 1996 के बाद से बहुत बार ऐसे लोकसभा का विघटन हो जाता है, ठीक है। फिर जाके कहीं आपकी सरकार बनती है और जो वो 2003 तक चलती है। चलिए ये तो आप तब समझ पाएंगे। चलिए मैं एक अपनी तरफ से एक पूरी एक लिस्ट बनाऊंगी गाइस, जिसमें लोकसभा और उसका विघटन और कौन राष्ट्रपति थे उस वक्त, ठीक है। तो ये सारी आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी। और इनफैक्ट एक 5 मैप भी आएंगे, जिसमें एक लोकसभा में सीट्स के लिए, एक विधानसभा में सीट्स के लिए, राज्यसभा में सीट्स के लिए, ठीक है। ये आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगी, आपकी थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी। लोकसभा का नेता कौन है? तो कौन है लोकसभा का नेता? तो गाइस कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, चूंकि आर्टिकल जो 75 है उसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा का बहुमत दल के नेता को जो है प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। देखिए इनने ये कहानी कही कि राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करता है, ठीक है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता तो वह लोकसभा के सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है और लोकसभा का सदस्य हो जो, मतलब इसने ये कहानी कही कि राष्ट्रपति पहले तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है बहुमत दल के नेता। तो ये कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब इसने कहा अगर आपको लोकसभा का नेता बनाना है, ठीक है, मतलब सदन का, या लोकसभा या राज्यसभा, किसी का भी, अगर ये सदन है, 2 सदन है, इनका नेता किसी को बनाना, तो इसी सदन का बंदा होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज कि प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोकसभा से ना आके आपके राज्यसभा से आए हुए होंगे, तो लोकसभा का नेता कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा इस केस में, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो वरिष्ठ जो भी एमपी होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, लोकसभा का नेता बना देंगे। वो लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, क्योंकि गाइस ये तो कंपलसरी नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा का ही होना चाहिए, राज्यसभा का ही होना चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा का नहीं है, राज्यसभा का है, तो ठीक है, राज्यसभा का है, कोई बात नहीं, लेकिन हम नेता तो उसे लोकसभा का नहीं बना सकते, ठीक है। अब लिखा है लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। एक तो इसलिए कह दिया कि मतलब जो इसने कहा लोकसभा विधानसभा, ठीक है, तो जो उम्मीदवार जीत रहा है, ठीक है, उसको निर्वाचित घोषित करना है आपको। तो इसने कहा जितने भी मतदान हुए हैं उसका कम से कम क्या इन्हें 50% मिलना चाहिए, ये बोला एक तो मतलब 50% वोट क्या इन्हें ही मिलने चाहिए, एक तो ये बोला इन्होंने। भारत की बात हो रही है इस, तो भारत का हिसाब किताब जो है हम उसके बाद हिसाब से बात करेंगे। भारत के संविधान में अधिकृत उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले नेता को जाता है तथा उपाध्यक्ष विपक्ष, ठीक है। चलिए मतलब इसने कहा स्पीकर बहुमत वाले दल से आता है, और जो आपका ये है उपाध्यक्ष है वो क्या विपक्ष से आता है। ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये देखिए, तो इसने कहा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों ही गलत है, मतलब जो हमारे क्वेश्चन में है वो। आइए समझते हैं कैसे। देखिए भारत में लोकसभा, राज्यसभा,
राज्य विधानसभा, राज्यसभा नहीं, राज्य विधानसभा, ठीक है। तो लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के आधार पर किए जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि हमें जैसे सपोज कि 100 वोट पड़ रहे हैं तो 100 वोट में से इसने कहा कि यार 51 वोट्स जिसको मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। भारत में ऐसा नहीं है गाइस। सपोज कि 100 वोट पड़ रहे हैं, ठीक है, एक को मिल गए 35 वोट्स, ठीक है, एक को मिल गए 20, एक को मिल गए 15, जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं हम गाइस उसी की बात, तो एक को मिल गए कुछ, ठीक है। तो हम देखेंगे यार इसमें जिसके सबसे ज़्यादा है वो उस क्षेत्र से आ जाएगा, मतलब जीत जाएगा। हम ये नहीं कहते कि भैया 100 में से 51 वाला, मतलब हाफ प्लस 1 50 या 51 वाले को ही हम लाएंगे, ठीक है, ये नहीं है। जिसके उन सब में सबसे ज़्यादा होंगे वो उस क्षेत्र से जीत जाएगा। इसलिए जो पहला वाला हिसाब किताब है वो गलत था क्वेश्चन का। अब लिखा है क्षेत्र विशेष में मतदाता एक उम्मीदवार के लिए एक मत देता है, ठीक है। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित हो जाता है, ठीक है, चाहे उसके 100 में से 30 ही वोट क्यों ना हो, ठीक है। बाकी 70 तो इसके खिलाफ ही गए हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता कि 70 लोगों ने उस बंदे को वोट नहीं किया है। इससे फर्क पड़ता है कि वो 30 लोग जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट दे दिए, दिलवा दिए, उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। 70 लोग के वोट तो बेकार, यही हो जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, ठीक है। अब लिखा है जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50% मत पर्याप्त करना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। नहीं तो हम ये कहते हैं यार एटलीस्ट 50% वोट अगर आपको मिल गए तो आप जीतेंगे, अदरवाइज नहीं जीतेंगे। तो ऐसे तो नहीं है हमारे यहाँ। इसके अलावा भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 के प्रावधानों के तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष जो है और उपाध्यक्ष चुनती। अभी हमने क्या बोला, क्या जो बहुमत वाला दल है उससे अध्यक्ष आता है और विपक्ष से उपाध्यक्ष आता है, ये क्वेश्चन में लिखा था, ठीक है। तो अब यहाँ लिखा है लोकसभा अपने ही उसमें से 2 बंदों को, एक को अध्यक्ष एक को उपाध्यक्ष चुनती। हालांकि ये परंपरा है कि जो अध्यक्ष है वो सत्तारूढ़ पार्टी से आता है और गठबंधन से, मतलब जो भी है जिसकी भी सरकार बन रही है वहाँ से अध्यक्ष आता है, और जो उपाध्यक्ष है वो विपक्ष वाली पार्टी से आता है। एक्चुअल में देखिए ऐसा संविधान में नहीं लिखा है, ये परंपरा चली आ रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। तो दूसरा भी इसीलिए गलत होता है गाइस, ये हम परंपरा के तहत तो करते हैं बट संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। चलिए, लिखा है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष लिखा है चयनित किया जाता है। देखिए एक होता है मनोनीत, एक होता है निर्वाचित, एक होता है नियुक्त, एक होता है चयनित। यानी कि हम इसका क्या करते हैं, चयन करते हैं उसी लोकसभा में बैठे सदस्यों में से। और इनफैक्ट वो किससे होता है परंपरा के अनुसार देखा जाए तो वो सत्तारूढ़ पार्टी से होता है, यानी कि उस पार्टी से होता है जिसकी बन जाती है सरकार। तो उसमें से हम किसी को चुन के अध्यक्ष बना देते हैं। इनके लिए ना मनोनयन है, ना निर्वाचन है, ना नियुक्ति है, कुछ नहीं, चयन, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 693 में उपबंधित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनेगी। जब जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथा स्थिति अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनेगी लिखा है, देखिएगा ये याद रखिएगा। टिप्पणी, यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनने का आशय मतलब चयनित होने से है। मतलब लिखा है बेयर एक्ट ने अंग्रेजी भाषा में, मतलब इसको क्या होता है, चूज शब्द कहा जाता है, ना कि इलेक्ट, ठीक है, यानी हम चूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा का स्पीकर, तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन है वो कौन करेगा। निर्वाचन मतलब जो भी चुनते हैं सबका तो पूछना तो पड़ता ही है। ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री उठें और कहें कि भैया ये बनेंगे स्पीकर, पूछना तो पड़ेगा आपको लोकसभा से। चलिए फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता। तो वैसे कि ये बंदा है यानी कि स्पीकर है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है। चलिए, तो प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्पों में स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है, वह पहले ही लोकसभा सदस्य के तौर पर जो है शपथ ले चुका होता है। यानी कि गाइस क्या होता है कि जब नई लोकसभा आ जाती है तो हर एक को तो शपथ दिलाई जाती है, तो उसी हिसाब से प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, शपथ दिला देता है। तो मतलब कि फिर वो स्पीकर जो होता है वो भी उस वक्त एमपी होता है, तो वो भी शपथ ले चुका होता है, लेकिन वो अपने पद की यानी कि जब वो स्पीकर बनता है तो उसकी शपथ नहीं लेता है। अतः वह स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता, जबकि अन्य जो भी पद हैं वो शपथ लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं वो लेते हैं, जब मंत्री बनते हैं तो लेते हैं, सब लोग लेते हैं, ठीक है। एमपीज पूरा जब बनते हैं तो लेते हैं, स्पीकर नहीं।
लिखा निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता। फिर वही क्वेश्चन है गाइस, आप बता सकते हैं लोकसभा का अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो गाइस देखिए, अध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो उपाध्यक्ष को दे देगा, उपाध्यक्ष को देना है तो अध्यक्ष को दे देगा। ठीक है, आर्टिकल 94 खा। लिखा है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, मतलब किसको देता है, तो आप बताइए। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। मतलब क्या है, एक संकल्प आता है और इसको पारित अगर आपको करना है, मतलब स्पीकर को हटाने के लिए एक संकल्प आता है और तो इसको अगर आपको पारित करना है तो एटलीस्ट बहुमत से जो है मत आने चाहिए। देखिए इसमें लिखा है, ये हो गया आर्टिकल 94 का, याद हो गया तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं होता तो नहीं होता। लिखा है लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, किंतु ऐसा संकल्प तब प्रस्तावित नहीं होगा, तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि मतलब इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व जो है लिखित सूचना ना दे दी जाए। मतलब ये है कि भैया अगर आपको स्पीकर को हटाना है तो उन्हें कम से कम 14 दिन पहले क्या है सूचना दे दी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वोटिंग होगी, देन आगे की कार्रवाई हो जाएगी। बहुमत मिल जाता है, बहुमत से मत आ जाते हैं तो ठीक है हट जाएंगे, अदरवाइज नहीं हटेंगे। ठीक है, तो संकल्प पारित ही नहीं होगा। अब लिखा है लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल, यदि लोकसभा इस आशय पर प्रस्ताव पारित कर दे। तो कितना क्या चाहिए आपको, बहुमत चाहिए, एक चीज, दूसरा 14 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी। चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है, लोकसभा की कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलिए, तो वैसे इसका आंसर है डी। चलिए डी ही देख लेते हैं हम। चलिए बाकी भी देख लेते हैं एक बार, आप बाकी पढ़ लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, मतलब कि चलिए देखते हैं। तो इसने कहा सबसे पहले कि वो क्या राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक पद धारण करता है, बिल्कुल गलत। मतलब इसमें ये इसका मतलब ये हुआ क्या राष्ट्रपति से जब चाहे हटा सकता है तो नहीं हटा सकता। वह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह संसद का सदस्य हो, परंतु उसे जो है अपने निर्वाचन के बाद 6 महीने के भीतर ही क्या है संसद का सदस्य हो जाना पड़ेगा। तो गैस इसने कहा कि क्या ऐसा जरूरी है कि वो संसद का ही सदस्य हो, तो गैस हाँ बिल्कुल जरूरी है कि उसे होना पड़ेगा। तो ये वाला आप मंत्रियों के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप स्पीकर के लिए नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सी है, यदि सामान्य अवधि से पहले जो है संसद को भंग कर दिया जाए तो अपने पद मतलब उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो वैसे ये भी गलत है, नहीं छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यदि वह यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना पड़ता है। बिल्कुल सही कि अगर जो आपका स्पीकर है, स्पीकर को त्यागपत्र देना है तो वो किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। तो चलिए, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो मैंने बोल दिया वही चीज़ें हैं। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष का पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें लिखा है वह राष्ट्रपति के प्रसाद तक पद धारण करता है, गलत। यह आवश्यक नहीं है कि, ऐसे तो सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर है 3, केवल बी। अभी हमने जो देखा प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, अब देखिए प्रोटेम स्पीकर की बात हमने अभी एक जगह कही थी। तो ये क्या करता है, जब नई लोकसभा का गठन होता है तो उसमें जितने भी एमपीज होते हैं उनको क्या करता है, ये शपथ दिलाने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सदस्यों को शपथ दिलाने का। जैसे ही नई लोकसभा बनती है गाइस, तो इसमें जितने भी एमपीज आते हैं उनको क्या करते हैं, शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, प्रोटेम स्पीकर करते हैं। स्पीकर बनने से पहले ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, उसी लोकसभा सदस्य में से जो वरिष्ठ आदमी होता है ना, वरिष्ठ नेता होगा, उसी को हम उठा के क्या करते हैं, प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। और ये क्या करते हैं, बस शपथ दिलाते हैं। जैसे ही शपथ दिला लेते हैं, इनका काम हो जाता है खत्म। ये इतनी ही देर के लिए होते हैं। उसके बाद जो है स्पीकर को जो चुनते हैं बाद में। ठीक है, तो गाइस इसको पढ़ लीजिएगा, यही कहानी लिखी है इसमें और कुछ भी नहीं है। इसमें लिखा है प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। अभी हमने इसका भी आंसर दिया गाइस, नवनिर्वाचित लोकसभा यानी कि नई लोकसभा में से जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसमें से किसी भी एक को चुन लिया जाता है उतनी ही देर के लिए कि वो शपथ वपथ दिला दें, और जैसे वो दिला देंगे उनका हो जाएगा काम खत्म। अब लिखा है लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करता है। इसका मतलब इसने कहा जो निर्णायक मत होता है इनका। सपोज कि लोकसभा में वोटिंग हो रही है, ठीक है, तो एक हाँ में जो है वोट हो गया 100 लोगों के साथ, 100 लोगों ने हाँ में वोट करा और 100 लोगों ने ना में वोट करा किसी भी चीज़ पे। ठीक है, अब क्या होता है कि अब ये तो हो गया टाई की स्थिति। अब एक निर्णायक वोट डल सकता है, वो कौन देता है, आपका स्पीकर।
तो जहाँ पे स्पीकर वोट दे देगा वो जीत जाएगा, मतलब हाँ में देगा तो हाँ मान लिया जाएगा, ना में देगा तो ना मान लिया जाएगा। तो ये हो गया। तो इसमें लिखा है जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाए तब स्पीकर आ जाते हैं अपना निर्णायक मत लेके, या कास्टिंग वोट बोलते हैं उसको। चलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा गाइस, इसमें कुछ नहीं है जो मैंने बताया उसके अलावा। आर्टिकल जरूर आपको दो अलग अलग मिल जाए दिख रहे हैं यहाँ पे, हालांकि वो नहीं भी याद रखेंगे चलिए, निर्णायक मत का आप याद रख लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 100 नहीं याद होता तो 100 तो एटलीस्ट आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ इसमें लिखा है परंतु, अब यहाँ आ गया परंतु आर्टिकल 96 के तहत वह उस पद से हटाने के प्रस्ताव पर क्या है प्रथमता मत देने का हकदार है, किंतु मत कब, यहाँ पे परंतु वाली हिसाब किताब ये है गाइस, अगर स्पीकर के ही खिलाफ ही कुछ हिसाब किताब चल रहा तो वो पहला मत तो दे सकता है क्योंकि वो एमपी तो है ही, तो वो पहला मत दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत वो नहीं दे सकता। सपोज 100 हो जाए, इसको हटाना है, हमको 100 वोट चाहिए, 100 और 100 टाई हो गया, किसी 100 लोगों ने बोला हाँ हटाना है, 100 ने बोला नहीं हटाना है, तो अब क्या निर्णायक मत स्पीकर ही देगा? नहीं गाइस, उसी के खिलाफ अगर प्रस्ताव संकल्प आया हुआ है तो वो अब निर्णायक मत नहीं देगा। एज अ एमपी वो पहला वोट दे सकता है लेकिन निर्णायक वोट नहीं दे सकता। चलिए लिखा है संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, और वह क्या है उसका प्रयोग करेगा। अभी हमने कहा था, याद रखिएगा आर्टिकल 100। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, रटिएगा। जब प्रथम पूछा जाए तो बिल्कुल करिएगा। तो आपके हैं मालवंकर, ठीक है। तो लोकसभा, पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक कब होती है? 13 मई 1952 को होती है। पिछला देख लिया हमने। 15 मई 1952 को क्या होता है? गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि ऐसे लिखा होगा कहीं कहीं जीवी मावलंकर, ठीक है। तो ये आपके जो है पहले अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के। अब इनकी मृत्यु कब हो गई? एटलीस्ट तो 5 साल के लिए रहे, लेकिन क्या होता है 52 के बाद 56, तो ये इनकी हो गई यहाँ पे मृत्यु। 4 साल में हो गई है, 3.5 साल, मतलब ऐसी कुछ 4 साल पूरे नहीं हुए, 5 साल। तो पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए क्या होता है, जो उपाध्यक्ष होते हैं यानी कि एम अयंगर थे, ठीक है, एम अनंत शयनम अयंगर, तो ये क्या है 8 मार्च 1956 को क्या बन जाते हैं। बाकी का जो बचा हुआ टाइम होता है ना 5 साल में से, तो उतने टाइम के लिए ये अयंगर आके बन जाते हैं स्पीकर, ठीक है, क्योंकि इनकी तो हो गई मृत्यु। कौन? जीवी मावलंकर की मृत्यु हो गई थी, तो ये आ जाते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने देख लिया जीवी मावलंकर। तो लिखा है प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है। इसे इनके मतलब कि इनको हटाने के लिए जो भी प्रस्ताव आ रहा है उसको बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव, यानी जो संकल्प आ रहा था, अभी हमने जो पूरा प्रोसेस देखा था वो, मतलब जो अभी हमने कहानी पीछे पढ़ ली स्पीकर को हटाने के, तो वो कौन एक थे स्पीकर जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है? तो वो थे आपके जीवी मावलंकर ही थे, लेकिन जो है ना वो स्वीकृत नहीं होता, मतलब कि अस्वीकृत हो जाता है, अस्वीकार हो जाता है, मतलब ये नहीं हटते हैं, ठीक है। हाँ मृत्यु के बाद हट जाते हैं वैसे नहीं हटते हैं, तो इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं। तो हाँ एक चीज़ है, चलिए पढ़ते हैं। तो जीवी मावलंकर सहित, देखिए जीवी मावलंकर के लिए आता है 15 दिसंबर 1954। अब इसमें लिखा है कि जेबी कृपलानी सहित जो विपक्ष के 21 नेता होते हैं, सांसद या नेता जो भी, उनके द्वारा लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे यानी कि आपके जीवी मावलंकर, उनके विरुद्ध क्या आता है? अविश्वास प्रस्ताव आता है। और इसके विरुद्ध क्या है? एक प्रस्ताव 18 दिसंबर 1950 इनके विरुद्ध 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा क्या होता है? ये अस्वीकृत हो जाता है और ये नहीं हटते हैं। फिर मृत्यु होती है तो हट ही जाएंगे, ऐसे क्या किया जाए, फिर तो हटना ही पड़ेगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पूछा गया है प्रथम, और दूसरा हो गया महिला, ठीक है। तो यहाँ है मीरा कुमार। तो गाइस लिखा है 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थी? आपकी मीरा कुमार ही लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और फिर उसके बाद क्या होता है 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी, मतलब 15वीं लोकसभा के लिए 2009 में जो थी, तो ये चुनी गई थी 2009 से 2013, मनमोहन सिंह का टाइम था, ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर थे। और 17वीं लोकसभा में कौन? अभी जो चल रही है लोकसभा वो है 17वीं लोकसभा, और अभी जो स्पीकर है वो हमारे हैं ओम बिरला, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। तो गाइस वर्तमान आप रट लीजिए, और क्या अभी कौन है? ओम बिरला जैसे आपके अध्यक्ष हैं वैसे जो आपके उपाध्यक्ष है वो आपके हैं PM सईद, ठीक है। नहीं ये अभी नहीं, ये पहले के थे। तो गाइस अभी के उपाध्यक्ष का पद क्या है? रिक्त है, मतलब अभी कोई हमारे उपाध्यक्ष नहीं, लेकिन हाँ जो आपके अध्यक्ष है वो ओम बिरला है।
चलिए, यदि ये आप जब एग्जाम देने जाएं तो आप उससे पहले जो है डेट देख लिया करिए। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है। क्या अधिकार देख लेते हैं डायरेक्ट। तो इसमें लिखा है मत बराबरी की अवस्था में क्या है, मतदान कर सकते हैं। अभी जो हमने कहानी पढ़ी ना कि 100 हाँ में मिल गए, 100 ना में वोट मिल गए, तो अब टाई हो गई स्थिति। अब मत बराबर की, इसे बोलते हैं मत बराबर। ठीक है, अब ये वोट दे सकते हैं, जिस पक्ष में भी देंगे वो मान लिया जाएगा। चलिए आप पढ़ लीजिएगा। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष। तो इसने कहा क्या, ये प्रथम हो गया जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष। कितना इंपॉर्टेंट हो गया कौन, आपके संगमा यानी कि P.A. संगमा। कब, 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री थे, और 1996 में वो लोकसभा के प्रथम जनजातीय कौन, जनजातीय अध्यक्ष जो है बन गए लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा का जो आपका सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। यानी इसने कहा जो सचिवालय है कौन कहाँ से नियंत्रित होता है, यहाँ से नियंत्रित होता है। तो लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है, और उसे जो है सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर क्या, और सदन भवन संसद भवन जो है संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त होता है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सदस्यता मतलब सहायता से करता है। चलिए, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है। तो गाइस अभी हमने देखा किसकी, लोकसभा के अध्यक्ष की। तो गाइस 2 क्वेश्चन बचे हैं और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की से संबंधित जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि वे लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की 10% से कम थी। अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी। राजस्थान से जो है 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई। तो कैसे इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये राजस्थान का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन वहीं से आ सकते हैं। तो राजस्थान की भी बात कही है ना इसलिए। तो लिखा है वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्य की भागीदारी कितनी है, 14%। और इसमें क्या बोला था, और ये क्वेश्चन है 2013 का गाइस। फिलहाल हम 2019 में चल रहे हैं, मतलब 2019 वाली लोकसभा चल रही है हमारी। तो इसमें तो सब हिसाब किताब वैसे भी गलत ही होगा। ठीक है, तो 17वीं लोकसभा में कितनी महिला, 14%। ठीक है, देखिए 2019 वाला चल रहा है अभी। ठीक है, जिसमें इतने कहा है कि लोकसभा में कुल 78 महिलाएं हैं। और इसमें लिखा है NINC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से कितनी है, 6। भारतीय जनता पार्टी से है 41। अधिकतम महिला सदस्य आपकी उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल से, दोनों से कितनी कितनी आई हैं, 11। फिर लिखा है राजस्थान से 3 महिला सदस्य हैं। ये वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, प्रश्नकाल की बात नहीं हो रही है। तो आप वर्तमान पर ध्यान दीजिए, प्रश्नकाल की हमें जरूरत नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहली लोकसभा में विपक्ष से सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन था, स्वतंत्र पार्टी थी। दूसरा इसने लिखा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। फिर लिखा है लोकसभा में यदि किसी दल में न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी। देखिए 3 चीज इसने कही है। चलो हम इसका आंसर अभी नहीं देखते, हम पहले व्याख्या पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है प्रथम लोकसभा के चुनाव के लिए कितनी सीट्स थी, प्रथम लोकसभा में 498 सीट्स थी। जिसमें इसने लिखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी मिली, 364 सीट्स मिली। तो ये हो गई, जीत गई। ठीक है, कौन थे गाइस इसमें प्रधानमंत्री, तो जवाहरलाल नेहरू। तो लिखा है दूसरा स्थान कितना, 16 सीट्स वाली जो पार्टी थी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अभी हमने कौन सी पार्टी ऊपर पढ़ी, स्वतंत्र पार्टी, राइट। तो ऊपर हमने पढ़ी स्वतंत्र पार्टी, तो ये वाला तो हो गया गलत। कौन थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 16 सीट्स के साथ। फिर दूसरा पढ़ते हैं, इसमें लिखा है तो दूसरे स्थान पर 16 सीट्स के साथ CPI विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। अब लिखा है सर्वप्रथम 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता प्राप्त हुई, यानी कि विपक्ष के नेता को, है। हमारा एक पक्ष होता है विपक्ष, यानी एक सरकार होती है, विपक्ष होता है। तो 1969 से आपका विपक्ष का नेता आता है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के राम सुभग सिंह को चुना गया था इस वक्त। ठीक है, इस रूप में देखिए 1969। तो क्वेश्चन में हमारा क्या था, तो इसमें लिखा था 1969, यानी दूसरा तो सही हो गया। ठीक है, आंसर क्या है वैसे हमारा, केवल 2। देखिए दूसरा तो सही है एटलीस्ट। अब थर्ड वाला तो वैसे भी गलत है, उसको पता ही चल रहा है। तो इसमें लिखा है कि लोकसभा
में किसी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता अगर बनाना है आपको, तो एटलीस्ट लोकसभा में उस दल को वहाँ पे जितनी भी सदस्य संख्या है उसका 10% वोट मिले, मतलब 10% सीट्स मिले। सपोज कि लोकसभा की सीट्स है ये, तो एटलीस्ट 10% सीट्स जो है आपका जो विपक्षी मतलब एक ऐसी पार्टी के, जैसे हम बात करें तो ये और ये कैसे, यानी एटलीस्ट हम देखेंगे कि जो सरकार बन गई, चलो वो एक दल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस पार्टी के पास 55 सीट्स हैं, तो जिस भी पार्टी के पास 55 सीट्स होगी वो विपक्षी दल हो जाएगा, विपक्षी दल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास 55 सीट्स नहीं है किसी भी पार्टी के पास, तो ना रहेगा विपक्ष, ना रहेगा विपक्ष का नेता। लेकिन गाइस अभी जैसे प्रेजेंट की लोकसभा की हम बात करें तो किसी के पास नहीं है 55 सीट्स, लेकिन फिर भी हमें जो है विपक्ष का नेता बनाना जरूरी है, तो हमने बनाया भी है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी समितियां होती है जिसमें विपक्ष के नेता की आवश्यकता होती है, मतलब वो एक मेंबर होता है, और अगर वो नहीं रहेगा तो गैस कैसे हो पाएगी समिति में सारे मेंबर्स की नियुक्ति, मतलब सारे मेंबर्स कैसे आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो हम विपक्ष का नेता तो बना लेते हैं, विपक्षी दल तो नहीं बन पाएगा अगर आपके पास 55 सीट्स नहीं है तो। चलिए, तो यहाँ पे हो गई कहानी ख़त्म। तो गैस चलिए, अब नेक्स्ट तो आपका ये है चैप्टर, तो फिलहाल यहाँ ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।